हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जेई ग्लो। और मैंने जैसा कि इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में मैं आपको सीबीएसई के पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं अभी तक, वो मैं यहाँ पे आपको सीबीएसई 12th बोर्ड के सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने एक नई चीज ऐड की है। देखो, हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस अभी रिसेंट में पूछे गए हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चन अभी रिसेंट में सीबीएसई पूछ रहा है, उस पैटर्न से मिलते जुलते मैं कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कैसे सीबीएसई के पेपर को अप्रोच करना है पूरा। ठीक है, इसके अलावा देखो, पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम डाला हुआ था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर आप एक चैप्टर के क्वेश्चन करते रहते हो, कई बार बोर हो जाता हो, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन करने की तैयारी करें कि मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उठा लिया, कोई क्वेश्चन मैं केमिकल काइनेटिक्स से उठा लूंगा, कभी डी ब्लॉक से क्वेश्चन उठा लेंगे, कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आपको थ्योरी की वीडियोस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थ्योरी की वीडियोस के लिए देखो कुछ टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा। थ्योरी अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं, ठीक है, या एटलीस्ट 20 कमेंट्स आते हैं कि भाई थ्योरी की वीडियोस लेके आओ, थ्योरी की वीडियोस लेके आओ, तो मैं थ्योरी की वीडियोस भी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कोई बैच वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। हमारे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले देखो आप, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है जिसमें आर हमको दे रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। जहां पे हम लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट आर की क्या दी हुई है, 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इफ k इज गिवन दिस। ठीक है, अगर हम लोगों को k ये दिया हुआ है, ठीक है ना, k जो है रेट कांस्टेंट होता है बेसिकली, k की वैल्यू हम लोगों को ये दी हुई है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल नया लग रहा होगा कि यार ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो, पहले कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ लिया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स आए हुए हैं ना, उन सारे टर्म्स को इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना होगा। देखो, सबसे पहली चीज तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ है, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये दी हुई है मोल पर लीटर में, हम लोग लेते हैं मोलरिटी यूज करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अगर नॉर्मल सॉल्यूशन वाली जो रिएक्शंस है उनके लिए मोलरिटी टर्म्स का यूज करते हैं, और जो गैसियस रिएक्शन होती है उनके लिए कई बार हम लोग प्रेशर टर्म्स का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन की रिएक्शन है, इसलिए हम लोगों ने मोलरिटी टर्म्स को यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आई है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। ठीक है, हाफ लाइफ एग्जैक्टली वो टाइम होगा जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट आधा बच जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है आधी, यानी कि अभी ये 4.62 इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो जब हाफ लाइफ आ जाएगी, यानी कि आधा टाइम, मतलब जब उसकी हाफ लाइफ बीत जाएगी, ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये इस रिएक्टेंट की इस कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है, वो हम लोगों को निकालना है, उसका फार्मूला होता है, हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग फार्मूला होता है हाफ लाइफ का। ठीक है, हम लोगों को पहले यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा इस रिएक्शन का, कि ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर की ये रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्डर का आइडिया आपको लगाने के लिए ये दिया हुआ है के, ये जो के दिया हुआ है ना, ये के ही हमें बताएगा कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे के को सॉल्व करो। पहले देखो, के अगर देखें हम लोग, के होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की मैं आपको यूनिट बताता हूं। देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट हम लोग कैसे लिखते हैं, कांसेंट्रेशन की पावर लिखते हैं 1 - n, और डिवाइडेड में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे टाइम। कांसेंट्रेशन जो होता है ना, कांसेंट्रेशन, अब देखो कांसेंट्रेशन को आप लोगों ने यहाँ पे किसमें यूज किया है, मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी के टर्म्स में यूज किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कांसेंट्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और डिवाइड में लिख दूंगा सेकंड। ठीक है, टाइम लिख दूंगा बेसिकली डिवाइड में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, देखो क्या, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है,
ये रेट कांस्टेंट की क्या है, ये जनरल यूनिट है। क्या है? जनरल यूनिट। जनरल यूनिट, जनरल यूनिट बोले तो ये जो यूनिट है ये हर ऑर्डर के लिए वैलिड है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या यूनिट दी हुई है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मैं इस चीज को इससे कंपेयर करके देखता हूँ। कंपेयर करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा देखो मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स तो हट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, इधर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, इधर मोल पर लीटर की पावर क्या मान सकते हो, जब पावर कुछ नहीं होती तो आप पावर 1 मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n को उधर ले जाएंगे, 1 को उधर लाएंगे, 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो हमें यहाँ से आइडिया लग गया कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ये रिएक्शन है 0 ऑर्डर की। ठीक है, सबसे पहले आप इतना देखो, हमने रेट कांस्टेंट है के उसको सॉल्व किया। ठीक है, उसकी यूनिट हमको दी हुई थी मोल पर लीटर की, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, के जो होता है रेट कांस्टेंट जो होता है, तो रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग जनरलाइज्ड जो यूनिट टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन को रखेंगे मोल पर लीटर में, ठीक है, टाइम को रखेंगे सेकंड में, और इसको कंपेयर करेंगे हम गिवन यूनिट से। जब गिवन यूनिट से इसका कंपैरिजन किया तो 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से n आया 0। मींस हम लोगों को सबसे पहला आइडिया क्या लग चुका है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, अब आपको यहाँ पे आइडिया लग गया ना कि रिएक्शन है 0 ऑर्डर की। ठीक है, अगर एक बार हमने आइडिया लगा लिया तो हम लोगों को देखो फार्मूला पता होता है, जो 0 ऑर्डर होती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है, देखो टी हाफ से हम हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। टी हाफ की वैल्यू होती है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, अगर हम लोग आइडिया नहीं लगा पाते कि भाई ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की है कि सेकंड ऑर्डर की, फिर देखो इसके तो डिफरेंट फार्मूले आते हैं। 0 ऑर्डर के लिए आता है n/2k, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है 0.693/k। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ और आता है, तो 1/k a0 आता है थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जब हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो पहले आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 हमें कितना दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों को दिया हुआ है 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको 2 into k की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कितनी, 2.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। अच्छा ये देखो 2.31 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 4.62 बनेगा। अब ऊपर भी 4.62 नीचे भी 4.62, मींस ये तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, बचेगा क्या, सिर्फ 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2। ठीक है, बेस से में पावर से ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 प्लस 2 यानी कि 10 टू द पावर -4 सेकंड। हाफ लाइफ किसमें आ जाएगी, ये 10 टू द पावर 4 सेकंड। कुछ गलत किया है क्या, a0/2k नहीं, सही है। ठीक है, तो ये होगी इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, इस वजह से ये जो हाफ लाइफ है उसकी वैल्यू 10 टू द पावर -4 सेकंड आ रही है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन आपको अच्छी खासी कंसंट्रेशन दे। ठीक है, यहाँ पे हाफ लाइफ की वैल्यू भी आपको मिनट में मिल सकती है और आवर में भी मिल सकती है। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। एक तो हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है, आपको इसका अंदाजा लग गया। दूसरी चीज के जो होता है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होती है, उन यूनिट्स के सहारे हम लोग कैसे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम, है ना। एक कोई रिएक्शन होगी, हमको रिएक्शन दे ही रखी है, बस यूं बोला है कि उस रिएक्शन की जो रेट है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है when the concentration of the reactant increases 4 times। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं तो रिएक्शन जो है उसकी जो रेट है वो कितनी टाइम्स हो जाती है, 16 टाइम्स हो जाती है।
व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू होना चाहिए यहाँ पे, है ना, इंक्रीजेस टू 16 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाती है जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना बढ़ा देता हूँ, 4 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल से रिएक्शन मान लेते हैं कि रिएक्शन है, मान लेते हैं R gives you प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने सिंपल सी रिएक्शन मान ली। अगर मैं इसके लिए रेट लिखना चाहता हूँ, देखो रेट, तो हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n, ठीक है। अब ये n क्या है, ये n जो है ना हमें फाइंड आउट करना है, ऑर्डर, यही है ऑर्डर, ठीक है। किसी चीज को हमें फाइंड आउट करना है, हमें दिया क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है 16 टाइम्स, ठीक है। जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है 4 टाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज कर गई, 16 टाइम्स इंक्रीज कर गई। हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, ऑर्डर क्या है, तो हमने एक जनरल सी रिएक्शन ले ली कि R गिव्स यू प्रोडक्ट, R यहाँ पे रिएक्टेंट है। अगर मैं इसके लिए रेट लिखना चाहता हूं ना, ये रेट लो एक्सप्रेशन है, जानते हो, ठीक है, रेट लो एक्सप्रेशन, जिसमें आप रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को यूज करते हो, उससे बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां से रेट आ जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n, ठीक है। अब देखो मान लीजिए शुरू में रेट कितनी है, r है, जब कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है कैपिटल R, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट्स की, उसको कितना बढ़ा रहे हैं, 4 टाइम्स कर रहे हैं उसको, ठीक है। 4 टाइम्स कर दिया मतलब 4r कर दिया उसको, 4r टू द पावर n, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कितनी हो गई, वो 16 टाइम्स तक हो गई है ना, इंक्रीजेस टू 16 टाइम्स, है ना, यानी कि इंक्रीज हो गई 16 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को कंपेयर करना है और उससे हमको n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n की क्या है, हमारा ऑर्डर है, ठीक है। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, इससे सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जब हमने रेशियो लिया तो r से यहाँ पे r कैंसिल हो गया, k से यहाँ पे k कैंसिल हो गया, तो ये हो गया देखो इधर 1/16 इज इक्वल्स टू r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 4r टू द पावर n, ठीक है। अब देखो पावर अगर सेम होती है तो हम बेस का सेम रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से r, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया 4r, इन दोनों का हम लोगों ने क्या लगा दिया, सेम पावर। यहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उन लोगों ने उन कॉन्सेंट्रेशन का हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे सीधे रेशियो ले लिया और उसकी पावर क्या लगा दी यहाँ पे n, क्योंकि इस पावर को हम लोग इसे ब्रैकेट बना के बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये पावर्स है जो आना चाहिए 6th 7th 8th क्लास में आता है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया 1/16, यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर n, ठीक है। 1/4 की कितनी पावर लगाएं कि ये 1/16 बन जाए, ठीक है। 1/4 है, उसकी n पावर लगा रहे हो, ये 1/16 बन रहा है, तो 1/16 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर n। बेस सेम है, ठीक है, वैल्यूज अगर सेम आ रही है तो पावर्स भी सेम होगी, तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मींस ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, और ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी कि थोड़ा सा डाटा देके हम लोगों से यहाँ पे उसने क्या कैलकुलेट करवा लिया, ऑर्डर कैलकुलेट करवा लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इजीली कर सकते हो इनको सोल्व आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अबाउट है, ठीक है। देखो क्या किया है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। हमने 846 ग्राम वाटर लिया है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो होता है ये प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। कई बार ये चीजें देखते हैं ना बच्चे डर जाते हैं, इनको देख के डरना नहीं, ठीक है, बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। mmHg में हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, बस जिस तरीके से
बार में मेजर करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग टॉर में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, तो वैसे ही एचजी भी क्या होती है, प्रेशर का एक मेजरमेंट होती है, बस यूनिट होती है, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर तो हम लोगों को 298 केल्विन पे कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का है उसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पी नोट हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे हम जब इसमें यूरिया डिसॉल्व करेंगे ना, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व करेंगे 846 ग्राम ऑफ वाटर में, तो इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। जानते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है जब भी हम लोग सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो प्योर सॉल्वेंट का जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है, वो एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, और यही चीज आगे चल के उसके बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट कर देती है, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देती है, या मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती है, यही चीज है वो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज जो करता है ना, वो यही है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एक्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे x क्या होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आप रिलेटिव लोअरिंग देखना चाहते हो, रिलेटिव लोअरिंग यानी कि वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट आया, कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय शुरुआत में जो वेपर प्रेशर था, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, उससे हम लोगों को वेपर प्रेशर के डिक्रीमेंट कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है। और ये इक्वल आ रहा है किसके, एक्स सॉल्यूट के। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट किस चीज का यूज करना है, ठीक है। कई सारे यहाँ पे लगा देंगे कि शायद हम लोगों को यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट लगाना हो, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर टर्म वहां पे क्या आता है, वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, एक्स सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके इक्वल होता है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, देखो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा पी की सीधी सी वैल्यू आएगी पी नॉट जो एक्चुअल था उसमें से पी, कब, जब मैंने उसके अंदर 30 ग्राम ऑफ यूरिया डाल दिया, ठीक है। डेल्टा पी मतलब चेंज कितना आया है वेपर प्रेशर में, शुरुआत वाला माइनस फाइनल वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में जो वेपर प्रेशर है जो प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, बाद में ये है, देखो जब मैंने उसका सॉल्यूशन बना दिया 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये जो चीज आएगी ये किसके इक्वल आएगी, एक्स सॉल्यूट जब आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, सॉल्यूट के मोल्स लिखना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिखना है ना, टोटल मोल्स यानी कि सॉल्यूशन के मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूशन के मोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी इसमें रखने के लिए। देखो हमें 30 ग्राम ऑफ यूरिया दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं 14 कितने 28 और 4 कितने हुए 32 एंड 12 कितने हुए 44 और 16 कितने हुए ये 60, ठीक है। 60 ग्राम होता है इसका क्या मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम्स, ठीक है। कितना हम लोगों ने डिसॉल्व किया, 30 ग्राम डिसॉल्व किया, तो इसकी मोल्स निकालो n सॉल्यूट यानी कि यूरिया के मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लगा दो, इसको कितना है 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स हम लोगों को मिल रहे हैं इसके सॉल्यूट के, ठीक है। वाटर के मोल्स भी निकालो, वाटर का मोलर मास तो सीधे सीधे पता है 18 होता है, ठीक है। वाटर के मोल्स n सॉल्वेंट है ना, n सॉल्वेंट निकालोगे, गिवन मास कितना है 846 ग्राम्स, 846 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे 18 4 जा 72 कितने बचे 12, 18 7 जा 47 मोल्स बन गए इसके, ठीक है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ, देखो पी नोट कितना है, पी नोट यहाँ पे दिया हुआ है मुझे 23.8, ठीक है। ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। पी मुझे निकालना है यानी कि कितना चेंज है, कितना
वेपर प्रेशर हो गया जब मैंने 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया 846 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, डिवाइड बाय पी नॉट यानी कि 23.8 इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट आया है 0.5, ठीक है। एन सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 47 प्लस 0.5 यानी कि 47.5, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45 एंड 5 5 जा 25, तो 1/95 हो गया है, ठीक है। यहां तक इसको समझो, उसके बाद अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां तक कर लिया, ठीक है। ये आया है हमारे पास एक इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा देखो 23.8 माइनस p, ठीक है। इस 95 को इधर लेके आते हैं तो ये 95 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 23.8 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 23.8, ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 95 मल्टीप्लाइड बाय 23.8 माइनस 95p इज इक्वल्स टू 23.8। इस 95p को उधर ले जाते हैं, 23.8 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 95 मल्टीप्लाइड बाय 23.8 माइनस 23.8 इज इक्वल्स टू 95p, ठीक है। 23.8 दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं 23.8। अब यहां से बचेगा 95, यहां से बचेगा 1, तो 95 माइनस 1 हो जाएगा 94 इज इक्वल्स टू 95p। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 23.8। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की। और ये जो p की वैल्यू आने वाली है ये आएगी mmHg में, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आने वाला है ना वो कमेंट में डालना है, ठीक है। मैंने बोला है ना पहले कि 20 कमेंट कम से कम आने चाहिए। 20 कमेंट अगर आपके आएंगे ना तो मैं 20 कमेंट आने के बाद में यहाँ पे थ्योरी भी स्टार्ट कर दूंगा। वैसे डी ब्लॉक जो चैप्टर है ना, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं पूरा थ्योरेटिकली समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसका एक से एक क्वेश्चन लेके आऊंगा थ्योरी के, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो भाई एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट कांस्टेंट। शुरू में कुछ रेट कांस्टेंट रहा होगा, k1 हम उसको मान लेते हैं। अब जो फाइनल रेट कांस्टेंट आ रहा है ना यहाँ पे 4 टाइम्स हो चुका है अपने इनिशियल रेट कांस्टेंट का, ठीक है। व्हेन वी चेंज द टेंपरेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं ना, तो वहां पे मेनली हम लोग पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में, कि कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट किस तरीके से चेंज होने वाली है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन एक टर्म होता है, ठीक है। उसी तरीके से टेंपरेचर भी एक ऐसी चीज होती है जो आपके रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकती है, ठीक है। किसी भी रेट कांस्टेंट, कोई भी एक रिएक्शन है उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है, उस रेट कांस्टेंट को टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये समझाया था आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने इक्वेशन दी थी, मैं यहां लिख देता हूं। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। किस चीज को समझाने के लिए, टेंपरेचर डिपेंडेंस को समझाने के लिए, कि भाई कोई भी हमारी एक रेट है, किसी रिएक्शन की रेट है या किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, अल्टीमेटली रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट को ही डिफाइन करता है, ठीक है। कोई भी एक रेट कांस्टेंट है तो वो रेट कांस्टेंट रिएक्शन के लिए टेंपरेचर को चेंज करने पर किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस चीज को समझाया था आर्हेनियस ने। मैं वो इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं, देखो वो इक्वेशन होती है log k2 डिवाइडेड बाय k1 इज इक्वल्स टू, इसको हटाते हैं, EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब यहाँ पे पहले तो आप इन टर्म्स को समझो। देखो K2 क्या है, K2 हमारा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट किस टेंपरेचर पे, T2 टेंपरेचर पे, और K1 हमारा रेट कांस्टेंट है किस टेंपरेचर पे, T1 टेंपरेचर पे। R भाई हमारा गैसियस कांस्टेंट, ठीक है। EA क्या होता है, EA देखो EA होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यही तो हमें कैलकुलेट करना है, EA को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब भैया होता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी नई चीज आ गई। तो देखो कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है वो हर मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, सिर्फ वही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। और
आपको अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस तरीके से है कि भाई आपको किसी चीज को स्टार्ट करना है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ ले लिया, इधर एनर्जी ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले ली, एनर्जी ले लिया, इधर हम लोगों ने ले लिया रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने क्या ले रखे हैं, प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट्स ले रखे हैं। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने क्या ले लिया, मान लो कोई रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, ए से बी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया। अब रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए उसके लिए आपको पहले रिएक्टेंट्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इसको लिख देता हूं मैं ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अब ये रिएक्टेंट जो है इनके मॉलिक्यूल्स को आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करना पड़ा, तो ये जितनी एनर्जी आपको यहां से यहां तक देनी पड़ी ई ए, ठीक है, ये जो एनर्जी आएगी ना यहां से यहां तक, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसको टेम्परेचर पे डिपेंडेंस समझने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं लोग। अच्छा बताओ जरा, K2 कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट कांस्टेंट का। अगर मैं इनिशियल रेट कांस्टेंट को मान लेता हूं K, K1 को अगर मैंने K मान लिया तो जो K2 हो चुका है ना वो कितना हो चुका है, 4K हो चुका है ना, 4 टाइम्स ऑफ K इज इक्वल्स टू EA, मुझे पता नहीं, मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2.303 R मुझे दिया हुआ है। देखो इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये कई बार क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो गैस कांस्टेंट होता है ना R, उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान रखना, इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे कई बार यही पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 8.314, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/T1 टेंपरेचर कितना है बताओ जरा, 300 केल्विन, इजी सा यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, माइनस T2 टेंपरेचर कितना है 1/320, ठीक है। T2 टेंपरेचर मेरा 320 केल्विन, तो 1/T2 की जगह में लिख दूंगा 1/320। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे K से K कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 4, ठीक है। इधर मैं सॉल्व करूंगा तो EA अपॉन, अच्छा इसको इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे 8.3 जो है उसको 2.3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। यहां से आ जाएगा 23 3 से कितना हो जाएगा 69, कैरी हो जाएगा यहां पे 6, 23 8 सा ये हो जाएगा 184 एंड 9 कितना हो जाएगा, 184 एंड 6 हो जाएगा यहां पे 190, ठीक है 190। तो ये 19.09 में इसको ऑलमोस्ट ले सकता हूं 19.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू मिली है 19.1। ये चीज आप एग्जाम में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो जो वैल्यू आने वाली है, जो आंसर आने वाला है उसमें वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स। आप इतना लंबा थोड़ी सॉल्व करोगे, आप सीधे सीधे क्या करोगे, यहाँ पे 2.3 ले लिया, यहाँ पे 8.3 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 19.1, दैट्स इट। इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसको अंदर सॉल्व करते हैं। अंदर वाला जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो क्या रहेगा, हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 320, ये 320 इधर आएगा, 300 इधर आएगा, 320 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 20, 10 से 10 भी कैंसिल आउट, ठीक है। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम्स। अब मुझे ईए कैलकुलेट करना है, तो ईए को कैलकुलेट करने के लिए मैं बाकी चीजों को इधर लेके आता हूं। बताओ जरा, log 4 की वैल्यू दी हुई है, ये log 2 की वैल्यू आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी थी, ठीक है। यहाँ पे log 2 की वैल्यू भी दी थी उसने, तो बच्चे सोचेंगे कि शायद log 2 भी कहीं ना कहीं काम आ रहा होगा, जबकि log 2 यहाँ पे कहीं काम नहीं आया। हो सकता है तो बच्चे क्या करें, यहाँ पे 2 की पावर 2 ले ले और 2 को आगे पहुंचा ले, log 2 यूज कर ले, तो भी होना तो वही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दिस विल गिव यू डायरेक्टली 0.6, ठीक है। तो सीधे सीधे आप 0.6 को यूज करो। आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। बाकी चीजों को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई बाय ये 19.1 इधर आ जाएगा, 19.1 इनटू 16 इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, इनटू ये 300 भी ऊपर आ जाएगा इधर, ठीक है। बचा क्या उधर, सिर्फ EA बच चुका है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो कितना, इसको सॉल्व करते हैं, साइड में सॉल्व करते हैं, देखो इधर देखो 191 है ना, इसको 191 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 एंड 5 कितना हो गया 11 पॉइंट,
ये हो जाएगा देखो कितना 11.46, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो मुझे लिखते 11.46 हो चुका है। 16 से 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 वो आ जाएगा, ठीक है 4800। तो ये हो गया अल्टीमेटली, देखो इसके दो जीरो अपन इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 1146 मल्टीप्लाइड बाय 448, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 8 6 कितना 48, कैरी 4, 8 4 32, फिर 6 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा यहाँ पे 3, 8 1 जा 8 और 3 कितना 11, कैरी 1 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 1 जा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14 और 1 16 का 6 और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56,008। तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे ना, ये हो जाएगा 56 किलो जूल, है ना, क्योंकि ये जूल में आना था, ठीक है। अगर आपने 3 जीरो हटा दिए यहां से तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना जूल पर मोल जो होता है ना वो यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। तो यहाँ पे ये चेंजेस आपको आने चाहिए, ये 11th क्लास में होते हैं, ठीक है, कि अगर आपको 3 जीरो बाद में नजर आ रही है आप उसको किलो लिख सकते हो, अगर आपको 6 जीरो नजर आ रहे हैं तो आप उसको मेगा लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉइंट के बाद 3 जीरो नजर आ रही है तो आप उसको मिली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस जो होते हैं ना एसआई सिस्टम की, ये कन्वर्जेंस आपको कहीं ना कहीं आने चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे आर्हेनियस ने हम लोगों को क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ओके दैट्स इट।